इधर माई वे और हाईवे, या तो वो संधि मसौदा जो हमने तैयार किया है उस पर दस्तखत कर दो या सर्वनाश के लिए तैयार रहो। ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये कह दिया है कि मैं जिस पद के लिए शपथ ले चुका हूं उसको मैं निभाऊंगा। मैंने यूक्रेन को 2022 फरवरी में भी धोखा नहीं दिया और यूक्रेन को आज भी धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? क्या थैंक्स गिविंग डे जो डेडलाइन के तौर पर तय किया गया है उस दिन तक जेलेंस्की संधि के मसौदे पर सिग्नेचर कर देंगे, या जेलेंस्की ने असल में अपनी बातों से यह क्लियर कर दिया है कि यह संधि क्यों लाई गई है सामने, वो किसी भी तौर पर यूक्रेन के हित में नहीं और जेलेंस्की को वो मंजूर नहीं। क्या होगा उस युद्ध का जो 3 साल 9 महीने से चल रहा है और पूरी दुनिया पर जिसका कम या ज्यादा असर पड़ा है? क्या होने वाला है इस धरती के भविष्य का भी, इस पर करेंगे चर्चा आज की कड़ी में। लेकिन पहले एक खबर देखिए, इस शांति समझौते के मसौदे को दिए जाने के साथ साथ रशिया क्या कर रहा है उधर यूक्रेन के साथ। रूस के सुखोई 34 का एक विध्वंसक एक्शन देखिए। पोक्रोवस्क में फैब 1500 बॉम्ब से महाविनाश, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 1500, इस बॉम्ब से महाविनाश की तस्वीरें। Su-34 की यूक्रेन के अस्थायी बेसिस पर बमबारी, बिल्डिंग में मौजूद यूक्रेनी वॉलेंटियर के मारे जाने का दावा। बहुत खतरनाक। और ये पिछले कुछ दिनों से रशिया ने यूक्रेन पर की जाने वाली बमबारी को तमाम जगहों पर, और खास तौर से ऐसी जगहें जो ऊर्जा प्रतिष्ठान के तौर पर आप जानते हैं, आने वाली ठंड को देखते हुए जिन ऊर्जा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है वहां पर यह बमबारी खास तौर पर बहुत डेंस कर दी गई है। और यह शायद रशिया की तरफ से बनाया जा रहा एक दबाव है कि जेलेंस्की उस पीस प्लान को मान लें जो असल में रशिया को फेवर करने वाला पीस प्लान है और दिया गया है ट्रंप की तरफ से। ये जो बमबारी चल रही है, ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहां पर असल में उसका ट्रेलर दिया जा रहा है जिसको ट्रंप ने भी कहा कि अगर ये नहीं माना जाता तो आने वाली ठंड कितनी विनाशक होगी यूक्रेन के लिए और यूरोप के बहुत सारे देशों के लिए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर देखिए जरा, यूक्रेन के कुपियांस्क में भीषण जंग। कुपियांस्क से भी तस्वीरें आई हैं। रूस ने बड़े हमलों को दिया अंजाम, कई इलाकों में रूसी झंडा फहराया। रशिया ने भी यह कह दिया है कि अगर यह पीस प्लान नहीं माना जाता है तो हमारी फौजें लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। तो एक तरीके से इस पीस प्लान को जेलेंस्की जब अपनी टेबल पर रखकर बैठे हुए हैं और उनके पास आने वाले गुरुवार की डेडलाइन है, रशिया की तरफ से वो तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की अगर कुछ देर के लिए भी ये सोचते होंगे कि इस पीस प्लान पर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो उनकी रूह कांप जाए। इस तरीके के हमले वहां हो रहे हैं और इस तरीके से फौजें वहां पर बढ़ रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। जनरल मेस्टन मेरे साथ इस आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनको मैं कुछ देर के लिए अपने साथ यहां बुलाना चाहूंगा इन तस्वीरों को बताने के लिए। बाकी के मेहमानों से मैं आपका आगे परिचय कराऊंगा। यहां जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में रशिया ने, आप अपनी जगह पर रहे राजन जी, मैं आपके पास आता हूं, आपका परिचय भी कराऊंगा। मेरे साथ जो दूसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, जिनका नजरिया कई बार वो जो कहते हैं आगे आपको होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन प्रोफेसर राजन, अभी ये तस्वीरें जनरल मेस्टन के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त। जेलेंस्की कह रहे हैं कि इतनी कठिन घड़ी उनके इतिहास में कभी उन्होंने नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो फरवरी 2022 भी इतना मुश्किल नहीं था जितना इस समय महसूस कर रहा हूं, लेकिन तब मैंने यूक्रेन को धोखा नहीं दिया और आज भी यूक्रेन को धोखा नहीं दूंगा। इसके नेतार्थ क्या है? देखिए, अभी जो यूक्रेन में हो रहा है वो इतना ज़्यादा वल्नरेबल यूक्रेन में कभी भी नहीं था। युद्ध जब स्टार्ट होता हुआ भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको जलील किया जा रहा है। एक तो कि पूरी उसकी जो टेरिटरी आप जानते हैं कि रूस ने कब्जा कर लिया और आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी पोर्कोस के नाम से जाना जाता है, वहाँ से अगर बढ़ा तो आगे रूस काफ़ी आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ उन पर जो संधि की बात हो रही है वो एक तरह से ह्यूमिलिएशन उनको करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप उस पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस समझौते के लिए कोई भी यूक्रेनियन लीडर तैयार नहीं होगा। लेकिन उनकी अगर मजबूरी है तो भले ही करें, लेकिन वो चाहें, जहां तक जनता की बात है तो जनता इस संधि को नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आपने इस पे संधि किया तो इसका मतलब है कि कभी आप नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ सर एक कहावत है, आप भी जानते होंगे, कि भात भी नहीं मिला और जात भी गवाई।
क्या जेलेंस्की के साथ ये होने वाला है? जनरल मिनिस्टर अपनी जगह पर आप आ जाएं, मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और ये कुछ ही देर में स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के पीस प्लान पर नॉर्वे ने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है वो जानना। जरा देखिए, ट्रंप के पीस प्लान पर नॉर्वे के पीएम का क्या बयान सामने आया। यूक्रेन कैसे अपना इलाका छोड़ सकता है, नॉर्वे के पीएम ने कहा। यूरोप को एकजुट होकर काउंटर पोजीशन बनानी होगी, एकजुट होकर काउंटर पोजीशन बनानी होगी। यूरोप को संतुलन बनाए रखने पर फोकस करना होगा। तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज, बल्कि ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि नहीं, अमेरिकी ये जो पीस प्लान है ये मंजूर नहीं किया जा सकता। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूरोप में ऐसे कौन से देश हैं जो ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अगर आप ये देखें कि क्या नेटो को, क्या यूरोपियन यूनियन को मोनोलिथिक सिंगल ब्लॉक माना जा सकता है क्या, तो बहुत सारी जगहों पर यह बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है कि इसमें बहुत सारी दरारें हैं। वक्त वक्त पर यह दरारें और गहरी होती हुई दिखाई देती हैं। और इस समय भी यहां क्या पूरा का पूरा यूरोप ऐसा सोच रहा है? हालांकि नॉर्वे ने इस बात को आवाज दी है, उन्होंने कहा है काउंटर पोजीशन लेनी होगी, हम इस तरीके से जमीनों को कैसे दे सकते हैं। असल में उनको डर यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले दिनों में, अगर ऐसा इस तरीके से जहां तक रशिया की फौजों ने कब्जा कर लिया है, अगर वो जमीन कहा जाएगा कि ठीक है रशिया ले ले और उस बिना पर हम शांति के लिए तैयार हैं, तो कहीं एक प्रेसिडेंट तो नहीं सेट हो जाएगा, कहीं ये उदाहरण तो नहीं बन जाएगा, और इस तरीके से यूरोप के दूसरे देश भी वल्नरेबल तो नहीं हो जाएंगे। हालांकि इस चिंता के बीच में सच्चाई ये है कि खुद यूरोप में कई देश ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गई ये लड़ाई, अब किसी भी सूरत में, बेशक उसमें बहुत सारी चीजों में यूक्रेन को एक तरीके से रिसीविंग एंड पर रहना पड़े, लेकिन अब उसे इसे मंजूर कर लेना चाहिए। अब आइए जरा आपको दिखाता हूं ट्रंप का पीस प्लान पुतिन के लिए कैसे फायदेमंद है। असल में इसमें इसको यही समझा जा रहा है कि एक तरीके से ट्रंप ने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की, पुतिन ने कहा नथिंग डूइंग, आप जो कह रहे हो मुझे मंजूर नहीं है। अगर ये चलेगी गाड़ी तो ऐसे चलेगी, इन शर्त के बिंदुओं के आधार पर चलेगी, और वही बिंदु एज इट इज अमेरिका ने उठा के इस पीस प्लान में डाल दिया। हालांकि उन्होंने चतुराई से एक बात और कही कि आपके जो रक्षा मंत्री होते थे, मतलब यूक्रेन के रक्षा मंत्री उमराव उनका नाम है, रुस्तम उमराव, उनके साथ भी हमने इसको डिस्कस किया था और उनको हमने भरोसे में लेने के बाद ये तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीस प्लान तो हमने जेलेंस्की को एक तरीके से बता दिया था, लेकिन असल में उमरोव ने भी इस बात से इनकार किया है और जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि अब मेरे टेबल पर आया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें ये और पूरा रशिया को फेवर करने वाली बातें कही गई। अब जरा देखिए यहां पर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पूरे तौर पर पुतिन के लिए बनाया गया प्लान है। ट्रंप का पीस प्लान पुतिन के लिए फायदेमंद क्यों? यूक्रेन को फंडिंग घटाने से रूस को राहत। असल में यहां सब कुछ खोना पड़ रहा है एक तरीके से जेलेंस्की को, और उधर फायदा हो रहा है पूरा रशिया को। वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, ये जैसे ही यहां पर ये संधि लागू होती है वो वेस्टर्न सैंक्शंस हट जाएंगे और रशिया को और भी न जाने कितने तरीके के फायदे होने वाले। युद्ध के लंबा खिंचने का डर भी अब यहां से खत्म हो जाएगा, सैंक्शंस भी हट जाएंगे, वो जमीन भी मिल जाएगी जहां तक रशिया की जो फौजें हैं वो आगे बढ़ गई हैं। नेटो के विस्तार पर लगाम से रूस और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ये जो कहते रहे हैं हमेशा से पुतिन की नेटो को विस्तार को रोकना पड़ेगा, वही बात इस संधि समझौते में लिखी हुई है। रूस की शर्तों को पीस प्लान में तवज्जो दी गई है। रशिया ने जो कहा गया ये समझ लीजिए कि 90% उसमें वो बातें इंक्लूडेड है। मुझे तो ये भी हैरानी होती है कि अगर इसमें यूक्रेन ने ये बात कहा है कि व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी यूक्रेन के हिसाब से व्यवहारिक दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जेलेंस्की के सामने वाकई विकल्प बड़े सीमित हैं। यूक्रेन में कब्जाए इलाकों पर रूस को कब्जा मिल जाएगा और जाहिर है इससे फायदा रशिया को होने वाला है। अमेरिका के पीछे हटने से रशिया का प्रभाव बढ़ेगा और इस मामले में पुतिन जो चाह रहे थे वही होता हुआ दिखाई देगा और इससे रशिया की धाक और ज्यादा जमेगी, सख्त प्रतिबंधों की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ये रशिया के लिए एक तरीके से बनाया गया पीस प्लान था। अब अगर ये दुनिया में किसी को भी दिखाई दे रहा है, ये जेलेंस्की को भी महसूस हो रहा है, यूरोप में भी ये बात प्रिवेल कर रही है, ज्यादा लोगों को यही महसूस हो रहा है, ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों को, और वहां G20 तक में, अभी जो G20 चल रही है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, वहां भी इसको लेकर अलग से बात हो रही है। तो क्या यह पीस प्लान वाकई रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, या अब इस पीस प्लान के अलावा जेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं बचा है? क्योंकि जो पुतिन कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही ट्रंप मान रहे हैं, और जब जो दो शक्तिशाली मुल्क सामने कह दें कि अब इसको मंजूर करो, तो जेलेंस्की या यूरोपियन यूनियन, इनके पास चारा क्या रह जाता है? राजन सर, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? मतलब किस तरफ पड़ला ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, पलड़ा निश्चित रूप से रूस के प्रति झुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका जो बातें कर रहा है वो पूरी तरह से रूस का समर्थन कर रहा है। उसकी बातों को जेलेंस्की के पास लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेरिटरी की बात करूं, नाटो के मेंबरशिप की बात करूं या फोर्सेस नहीं रखने की बात करूं। यहां तक मैं बता दूं कि G7 में एंट्री की बात की अच्छा गई है। सर, कहा तो ये जा रहा है, बीच में रोक रहा हूं आपको, और दिखाई भी ये दे रहा है कि जैसे जेलेंस्की असल में कॉर्नर कर दिए गए, लेकिन क्या ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार नहीं है? उस अमेरिका जिस अमेरिका के चक्कर में ये जेलेंस्की आगे बढ़े, यूक्रेन आगे बढ़ा, और आज यूक्रेन को यहां पर जाकर एक तरीके से सब कुछ खोकर हां कहना पड़ेगा, तो क्या ये अमेरिका की हार नहीं है? देखिए, अमेरिका क्या चाह रहा है मैं बताऊं आपको कि वो एक तरह से जो राइट विंग क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसको यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि रूस अगर अपने साथ आ जाता है G7 में और दूसरे सिक्योरिटी कॉपरेशन में, तो शायद वो चीन का मुकाबला या दूसरी जो शक्तियां हैं ईरान इत्यादि उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ट्रंप का गेम प्लान दूसरा है। वो जरूर उनको लगता है कि जो लिबरल फोर्सेस हैं उनको काफी नुकसान होगा यूरोप में और अमेरिका में। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए सर, जनरल बेस्टन कि जो रशिया से तेल खरीद ले रहा है वो उसकी निगाह में ट्रंप की निगाह में विलेन हो जा रहा है, लेकिन यहां पुतिन जो कह रहे हैं अक्षरशः वैसा मानकर पीस प्लान तैयार किया जा रहा है, ये भी समझाइए सर। ये बड़ा ये समझ में ना आने वाली बात है। बिल्कुल दिनेश, देखिए साफ जाहिर है कि ये जो पीस प्लान बना है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा, ये एक तो पहली बात वन साइडेड है, कोई डाउट ही नहीं है। ये विक्ट्री टू रशिया है और सरेंडर टू यूक्रेन है, उसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरा, ये जो पीस प्लान किया है ये किसके आधार पे ये किया है, ये मेरे को लगता है रशिया का प्रेशर है। देखिए, वो जो अलास्का में मीटिंग हुई थी उसके बाद पूरी दुनिया को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े सपने दिखाए, उसके बाद फेल हो गए। जनरल मेस्टन, हाँ। यूएसएसआर के विघटन में अमेरिका की जीत मानी गई थी। क्या यहां पर इस तरीके से नेटो के विस्तार को हवा देकर, यूक्रेन को आगे बढ़ाकर, जेलेंस्की को फॉल्स कॉन्फिडेंस देकर और यहां तक ले आना और फिर पीछे से हट जाना, क्या इसमें अमेरिका की भी एक बड़ी हार है? हालांकि ये कहा नहीं जाएगा कहीं। देखिए, मेरे को लगता है अमेरिका की भी एक, जो आपने शुरू में भी बोला था, घुटने टेक दिए हैं, तो वो एक दिख रहा है। और इसका कारण देखिए, ये जो अलास्का के बाद जो पीस समिट हुई थी वो फेलियर हो गई। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए बोला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा, उन्होंने टॉमाहॉक मिसाइल का भी वादा दिया था। उसके बाद सडनली बैक ट्रैक होके अभी ये पुतिन के गुण गा रहे हैं और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, और आज मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि G8 में वापस मेंबरशिप उनको G8। तो सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले टर्म में जितवाने में रशिया का बड़ा हाथ था, कि आने वाले दिनों में वो लोग और मुखर हो जाएंगे, ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, यूक्रेन के चक्कर में नेटो का बड़ा बड़ा नुकसान। ड्रोन के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल, सस्ते ड्रोन को गिराने में इसका इस्तेमाल, रूस के कदरन सस्ते ड्रोन्स को गिराने में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और यही रशिया असल में इसीलिए कहा जाता है वो इतनी लड़ाई लड़ चुका है और इस तरीके से लड़ाई के मैदान में बुद्धि का, बल का, चतुराई का प्रयोग करना जानता है कि उसके विपक्षी को आज नहीं तो कल ये महसूस होने लगता है कि असल में इस बिसात पर तो रशिया का कोई सानी नहीं है। अब देखिए, उसने अपने सस्ते ड्रोन सामने कर दिए हैं और उन ड्रोन्स को गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जब उनको देखता है, एयर डिफेंस सिस्टम महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है और इस तरीके से पूरे पश्चिम को, इंक्लूडिंग ऑल यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो में हैं, जो मदद दे रही हैं, और यूक्रेन तो सीधे सीधे है ही खैर फ्रंट लाइन में, तो उसके लिए ये एक बड़ा बड़ा सेटबैक है। और किस तरीके से ये कई बार कन्वेंशनल वॉर में भी गुरिल्ला तरीके अपनाए जाते हैं, उसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। और अगली खबर भी आपके सामने यहां देखिए, ये तो नुकसान हो ही रहा है और रूसी सेना का एक पर्टिकुलर जगह पर कितना खतरनाक हमला है, देखिए जरा। फैगट एंटी टैंक मिसाइल से हमला। ये बड़ा ही मुश्किल नाम प्रोनाउंस करने में मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा इससे बचा जाए। और यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया गया। रूसी दक्षिणी ग्रुप ऑफ फोर्सेस की ये कार्रवाई। तो रशिया, कुल मिलाकर हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी बातचीत की और अड़ी की थीम है जिसमें हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि जो पीस प्लान रखा गया है, इसमें जेलेंस्की के पास खोने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन क्या उनके पास कोई विकल्प बचा है? दूसरे अपनी बातचीत से अभी तक जो इशारा दे रहे हैं, एक तरफ तो टाइम बाय करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी रिएक्शन नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने अभी जो कल बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैंने जिस पद की शपथ ली है मैं उसको निभाऊंगा। यूक्रेन को फरवरी 2022 में भी धोखा नहीं दिया और आगे भी धोखा नहीं दूंगा। क्या ये बातें असल में ये बताती हैं कि जेलेंस्की करने क्या वाले हैं, जनरल मिस्टन?
देखिए जेलेंस्की के सामने ये जो भी सिचुएशन है, इतनी कठिन सिचुएशन है कि उसको किसी के सामने रख दिया जाए, एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। आज देखिए वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हकीकत में उनको ये भी पता है कि आज उनकी सेना नाकाम है वो लड़ने के लिए, क्योंकि उनका रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है। उनके ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। और ग्राउंड पे काफ़ी ज़मीन 20% ज़मीन कब्जा हो चुकी है। और अभी तो ये पीस प्लान में ये भी दिया गया है कि पूरा डोनबास का इलाका वो भी इनको दिया जाएगा रशिया को, जिसमें आज की तारीख में डोनेट्स में तकरीबन 75% तो रूस के पास है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास हो सकता है कि वो अपनी कैबिनेट कमेटी के साथ कंसल्ट करके, लोगों के साथ कंसल्ट करके अब उनको एक फैसला लेना पड़ेगा, एग्री या डिसएग्री। अगर डिसएग्री करते हैं तो इसके परिणाम तो बहुत है, क्योंकि नहीं तो फौरन में तो परिणाम ये दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ठंड बड़ी खतरनाक होगी, रशिया अपनी जंग जारी रखेगा और तुम ठीक है, तुम जंग लड़ना चाहते हो तो जंग जारी रखो, लेकिन हमारी तरफ से फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना तो तुमको इंटेल हम प्रोवाइड कराएंगे, ना अपनी तरफ से कोई और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन क्या ये फिलहाल, क्योंकि देखिए ये भी जेलेंस्की को मालूम है कि वो अपनी कुर्सी पर तब तक बने हुए हैं जब तक ये युद्ध चल रहा है। अगर ये युद्ध रुकता है तो जेलेंस्की के पास से कुर्सी भी जाएगी और फिर जीवन बचाने के लिए भी एक बड़ा संघर्ष होगा। बहुत सारे जानकार ये मानते हैं कि ये वॉर जब तक चल रहा है तभी जेलेंस्की वहां पर है। जैसे 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 पैटन के बारे में कहा जाता था, जनरल पैटन के बारे में कहा जाता था कि जब तक युद्ध चल रहा है तभी तक जनरल पैटन है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो क्या ये जेलेंस्की पर भी लागू होता है राजन साहब? वो भी ये सोचेंगे कि ठीक है अभी कम से कम प्रोलॉन्ग किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जेलेंस्की के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो युद्ध जीत नहीं सकते और दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि किसी दिन रूस उस क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। और दिक्कत यह है कि अगर पीस डील भी करते हैं तो भी उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आखिर आपने पीस डील क्यों किया, इतने जो सैनिक, लाखों सैनिक जो मरे हैं तो हमने क्या अचीव किया। यह भी पूछा जाएगा कि आपने नाटो की मेंबरशिप नहीं मिली, आपको दूसरे सैनिक भी नहीं मिले। एक जो बात हो रही है उसमें सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही है कि उनको बोला जा रहा है कि रूस फ्यूचर में नहीं अटैक करेगा, इस ढंग की गारंटी देगा। तो लेकिन उसके भरोसे वो नहीं रह सकते। एक और चीज़ बता दूं दिनेश की उन पे चार्जेस लगे हुए हैं 100 मिलियन करप्शन के, जेलेंस्की और उनकी टीम पे। वही और उन पे अब अगर मान लीजिए ये हसल बसल बंद हो गई वॉर वाली और एक लल वाली स्थिति आई जहां बाकी चीजों की तरफ ध्यान गया, तो ये सब फाइलें खोलने लगेंगी और ये फाइलें खोलने लगी तो जेलेंस्की के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको अब चुनना क्या है, ज्यादा मुश्किल और कम मुश्किल में से एक स्थिति चुननी है और कम मुश्किल उनको फिलहाल वॉर को आगे बढ़ाने में ही दिखाई देती है। अशोक सज्जनार सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। अभी तक हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पीस प्लान है, क्या ये जेलेंस्की इस पर सिग्नेचर करेंगे? इस पर अमेरिका की तरफ से खासा प्रेशर है, यूरोप इधर से ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है, माफ कीजिए रशिया ये ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है। यूरोप ये कह रहा है कि ये तो कोएलिशन ऑफ विलिंग के तहत यहां पर हम यूक्रेन के हितों के साथ खड़े होंगे। नॉर्वे कह रहा है काउंटर पोजीशन ले लो, अमेरिका की दादागिरी हम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे जेलेंस्की आपके हिसाब से? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए मैंने अभी दोनों अपने पैनलिस्ट को सुना और दोनों के साथ मैं सहमत हूं। मेरे विचार से ये सबसे दुविधा का समय है, सबसे बड़ा डायलेमा है राष्ट्रपति जेलेंस्की। मतलब ऐसा नहीं है जो पिछले 3 साल में उनके सामने ऐसे वो पशुपेश में नहीं पड़े हैं, परंतु इस बारी क्योंकि उनके ऊपर इतना क्वेश्चन है, उनको ऐसे अल्टीमेटम दे दिया गया है जो आप या तो इसके ऊपर अग्री करिए 27 तारीख तक, नहीं तो हम सारा आपको इंटेल और जो हम आपको असला देते हैं वो हम एकदम खत्म कर देंगे। तो देखिए अब उनको एश्योरेंसेस चाहिए होंगे यूरोप से। अब वो G20 के जोहानिसबर्ग में वहां पर मुलाकात हो रही है, जेलेंस्की साहब भी पहुंचे हुए हैं, सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, और करीब करीब देखिए अब ये देखना होगा जो अगर वहां से इंटेल खत्म होता है तो एक तो ये बहुत बड़ा रप्चर होगा। लेकिन एक चीज है अशोक सर, एक मतलब मैं ये तो एक लेमैन की तरह, कम तजुर्बे वाले व्यक्ति की तरह सोच रहा हूं कि अगर तुरंत में कोई एक मुसीबत आ रही है और एक मुसीबत बाद में आ रही है तो फौरन वाली मुसीबत से बचा जाए। अगर वॉर मान लीजिए इस तरह के समझौतों के साथ रोकी जाती है, इस पर दस्तखत कर देते हैं जेलेंस्की, तो उनकी कुर्सी भी जाएगी, घर में तमाम तरह के मुकदमे उनके सामने होंगे और न जाने किस किस तरीके की सजाएं हो जाएं। तो क्या वो इसको प्रोलॉन्ग करके ज्यादा दिनों तक वो गद्दी में तभी बैठे रहेंगे जब तक ये वॉर चलता रहता है? बंद होने के तो फौरन बाद उनके सामने मुसीबत होगी, तो क्या फिलहाल की मुसीबत टालेंगे वो? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए यही मसला बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी है। उनको भी कहा जाता है जो अगर वो जंग को बंद कर देंगे तो उनके ऊपर अपने उंगलियां उठने लगेंगी और घर में प्रोटेस्ट होने लगेंगे। और इनके ऊपर भी है जिसे वो कहा जाता है ना, टू किक द कैन इन द फ्यूचर, जो भाई बाद में आपने
फेंक दिया उसको। हाँ। बाद में जब होगा तो उसके साथ हम डील करेंगे। राइट। परंतु उनके पास, उनके ऊपर तो एकदम प्रहार हो ही रहे हैं, राइट। और फिर उनकी और राइट। वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, शिथिलता और बढ़ जाएगी, जो क्योंकि वो तो अमेरिकन वेपन्स के साथ, इंटेलिजेंस के साथ वो नहीं compete कर पा रहे हैं। उसके बिना तो उनके ऊपर और दूसरे ज्यादा मुझे यह भी मुसीबत लगता है सर, आप इसको करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि अमेरिका ने यह कह जरूर दिया है कि अगर तुम इस पीस प्लान पे दस्तखत नहीं करोगे तो तुमको पद से हटा दिया जाएगा, तुमको जेल में भी डाल दिया जाएगा। लेकिन असल में वो मुल्क के सब दुश्वारियों के बावजूद सॉवरेन है, और अगर अभी लड़ाई चलती रहती है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा कर पाने में, खास तौर से यूरोप के प्रेशर में कि सीधे उसको जेलेंस्की को उठाओ, जेल में डाल दो, पद से हटा दो, ये अमेरिका के लिए संभव नहीं होगा। बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूं। तो पहले मैं जरा ये दिखा दूं कि क्यों यूरोप को पूरी तरह से खारिज, हालांकि ट्रंप इस समय यूरोप का बहुत लोड लेते नहीं है। आप सब ये जानते हैं कि किस तरीके से अगर वहां बड़े बड़े नेता यूरोप के पहुंचते हैं ट्रंप से मिलने के लिए, तो कैसे बाहर बेंच पे एक तरीके से बिठा दिया जाता है सामूहिक रूप से कि इंतजार करो। ये स्थिति है यूरोपियन लीडर्स की। लेकिन फिर भी यूरोप को एज अ होल एक मोनोलिथिक अगर ब्लॉक लेकर अगर आप चलें तो यूरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए तथ्य जरा। यूरोप को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए खतरनाक। यूरोपियन यूनियन देशों को सबसे ज्यादा डर रूस से ही दिखाई देता है, इसलिए रशिया के डर में अगर ये एकजुट होकर और ट्रंप के सामने कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो एक तरफा बना दिया, इसमें कैसे दस्तखत हो जाएगा, तो ये ट्रंप के लिए मुश्किल होगी। यूक्रेन ने पीस प्लान पर साइन किए तो भविष्य में रूस का खतरा इनको दिखाई दे रहा है, और अगर रूस का खतरा दिखाई दे रहा है तो ये एकजुट होकर ट्रंप के सामने यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के पक्ष में एक दीवार बना सकते हैं। ईयू लगातार अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, और इसलिए अब वो बहुत सारी चीजों में अमेरिका को ये कह सकता है कि इसमें हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। ईयू का कुल रक्षा खर्च 2024 में ये यूरो 343 बिलियन तक पहुंच गया है, और इसलिए यूरोप को भी एकदम से नजरअंदाज करना अमेरिका अफोर्ड कर नहीं सकता। यूरोप के रक्षा खर्च में वृद्धि ये एक मजबूत मोर्चे की संभावना दर्शाती है कि अमेरिका अगर ये कहता है कि हम हाथ पीछे खींचते हैं, लेकिन अगर यूरोप ये कहता है कि नहीं हम जेलेंस्की के साथ खड़े होंगे, हम उनकी मदद करेंगे, इस तरीके से उनको असहाय नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ट्रंप को इसमें सोचना पड़ेगा। यूरोप की बढ़ती सैन्य तैयारी अमेरिका पर निर्भरता में कमी का संकेत देती है, और अगर निर्भरता अमेरिका में कम हो रही है तो यह पहले से समझा जाता रहा है कि नेटो का मतलब तो अमेरिका है, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका यह मैसेजिंग दुनिया में जाने भी नहीं देना चाहेगा कि देखो यूरोप का पूरा एक ब्लॉक उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। यूरोप अगर अमेरिका से संबंध तोड़ ले तो अलग थलग पड़ जाएंगे ट्रंप, ये भी मुसीबत उनके सामने है। हालांकि ये यूरोप कई सारी चैलेंज वाली सिचुएशंस में देखा गया है, बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन इस ब्लॉक में दिखाई दी है। कई जगहों पर इनकी आवाजें अलग हो गई हैं, जैसे एनर्जी लेने के मामले में आपको याद होगा रशिया से एनर्जी ली जाए कि नहीं ली जाए, इस मामले में बहुत सारे देशों की राय अलग थी यूरोप के अंदर ही। इसीलिए यह कहा जाता है कि यूरोप अगर एक साथ है तो फॉर्मिडेबल है, लेकिन क्या वो एक साथ है, यह एक बड़ा सवाल है। जनरल मिनिस्टर के बड़ा आपने उचित सवाल उठाया। यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्या वो एक साथ जुट होकर खड़ा हुआ है? कभी कभी तो लगता है कि एक साथ जुट होकर खड़ा हुआ है। जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है उसने बोला था हम फोर्सेस भी देंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे ट्रूप्स भी वहाँ जा सकते हैं जब ये सीज फायर हो सकती है। लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो पूरा डामाडोल कर दिया विश्व में, ऐसा भी हो सकता है कि कल यूरोप संगठन स्ट्रांग बन के अमेरिका भी एक आइसोलेशन मोड में जा सकता है। आज अमेरिका का सब तो उसने पंगा ले लिया है, भारत से ले लिया है, रूस से ले लिया है, चाइना से लिया है, और फिर उनको अपनी तरफ क्लोज भी करना चाहता है। तो उसमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, अमेरिका एज अ सुपर पावर, वो अब क्वेश्चनेबल है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू अलायंसेस भी हो सकते हैं जी। और प्रेसिडेंट ट्रंप की सदारत में तो वैसे भी इस साख को बहुत बट्टा लग चुका है। अब आगे जरा देखिए अमेरिका यूरोप व्यापार पर भी देख लीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज की दुनिया तिजारत की दुनिया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया भी देखिए जरा, ट्रांजैक्शंस देख लीजिए। अमेरिका यूरोप व्यापार क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका यूरोप को ग्रांटेड नहीं ले सकता, बेशक उसके नेताओं को बेंच में बिठाकर इंतजार करवाएं ट्रंप। हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये देखिए, निर्यात यूरो ये डॉलर 370 बिलियन, आयात डॉलर 606 बिलियन, 89 बिलियन का फायदा, कुल व्यापार 1.5 ट्रिलियन डॉलर का। और ये एक आज की दुनिया में बाकी सब बातें एक तरफ हो जाती हैं, नफा नुकसान के चश्मे से ही हर बात देखी जाती है। और अगर ऐसा है तो इस समय राजन साहब ये भी तो देखा जा रहा होगा कि ये यूरोप अगर हमसे रूठ गया यूक्रेन वाले मुद्दे पर, क्योंकि अक्सर ये बात अंडरलाइन की है जेलेंस्की ने कि मैं अपनी नहीं पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा हूं, और शायद ये बात बहुत हद तक माइंड स्पेस ले भी चुकी है यूरोप के बहुत सारे नेताओं के लिए। ये बात महत्वपूर्ण भी हो गई है।
ऐसे में यह खतरा भी है क्या ट्रंप के सामने कि अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगे वो तो यूरोप का पूरा धड़ा खड़ा होकर कहे कि ठीक है फिर हम जेलेंस्की के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं है। नहीं देखिए, यूरोप एक कहीं ना कहीं यूनिटी है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूरोप उस ढंग से यूनाइटेड नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि यूरोप की किसी भी देश में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका से उस ढंग से पंगा ले सके। ब्रिटेन जानते हैं कि उसका एक पिछलग्गू देश है अमेरिका को लेकर, जर्मनी की अपनी आर्मी नहीं है, इटली उतना पावरफुल नहीं है, तो बचा एक फ्रांस। तो फ्रांस अपनी मिलिट्री के भरोसे से पूरे यूरोप को एक तरह से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप से अमेरिका अलग नहीं होगा, अमेरिका भी यूरोप से अलग नहीं होगा। और आपने जो ट्रेड के फिगर्स बताए, ये भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो डिक्लाइन हो रहा है, सच में पूछा जाए तो यूरोप का ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। अमेरिका अभी भी उसकी इकोनॉमी देखेंगे तो फार बेटर है, मिलिट्रली भी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यूरोप का कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए यूरोप की मजबूरी है कि वो अमेरिका पर निर्भर रहेगा। यूरोप की मजबूरी है अमेरिका पर निर्भर रहना। अभी इतनी खुद मुख्तारी नहीं है और ना ही इतनी एकजुटता है कि वो अलग होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, जेलेंस्की के पक्ष में हो जाएं। और शांति प्रस्ताव पर जेलेंस्की ने ट्रंप को सख्त जवाब दिया है। क्या कहा है जरा देखिए। ट्रंप का पीस प्लान सम्मानजनक नहीं है, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति जेडी वांस से बात की। जेडी वांस और यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल से बातचीत हुई और इसमें जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, ट्रंप के अल्टीमेटम पर जेलेंस्की का जवाब। यूक्रेन की गरिमा के साथ समझौता नहीं करेंगे, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन तो आत्मसम्मान खो देगा, या तो आत्मसम्मान खोएगा या सबसे अहम साझेदार खोएगा। हम अपना आत्मसम्मान नहीं खोएंगे, गौरव नहीं खोएंगे। प्लान में अपना तर्क और विकल्प दूंगा, जेलेंस्की ने कहा। रूस की बातों पर यकीन करना मुश्किल, जेलेंस्की ने कहा। अब यह कहा जा रहा है कि ठीक है, इस पर पूरे ड्राफ्ट पर एकदम से साइन मत करो, लेकिन एक फ्रेमवर्क पर तो साइन कर दो। ये जो दबाव है, एक फ्रेमवर्क पर साइन कर दो। अशोक सज्जनदार साहब, ये हम समझना भी चाहते हैं कि फ्रेमवर्क तो उसी चीज का ब्रीफ होगा ना जिसकी डिटेलिंग फिर आगे उस समझौते के ड्राफ्ट में होगी। तो ये फ्रेमवर्क पर समझौता कर दो, बाकी बातें बाद में। देखिए, ट्रंप से ये बात फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में पूछी गई कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, डेडलाइन को लेकर इस बार हम बहुत एक तरीके से अपने आप में अश्योर्ड हैं कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगर चीजें ठीक होती हैं तो आगे उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे वो कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें ये वाली बात भी, हमेशा उनका बोलने का तरीका ऐसा ही होता है। ये असल में ये दबाव बनेगा या जेलेंस्की ये भांप जाएंगे कि अगर मैं टिका रहता हूं तो हो सकता है कुछ और विकल्प मेरे सामने आए? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उनका 28 पॉइंट प्लान है, तो अगर आप फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, उसमें अगर आप निकालें 2, 3, 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। एक तो यूक्रेन अपनी टेरिटरी दे दे, जो भी है 20%, जो भी 4 प्रोविंसेस हैं, जो भी है, डोनेट्स्क का है, ज़पोरिजिया है, खिर्सॉन है, वो वाली जो टेरिटरी है। यहां तक कि उस प्लान में तो दिनेश कुछ ऐसा भी लिखा है, कुछ टेरिटरी जो यूक्रेन के पास है परंतु वो इन 4 प्रोविंस का हिस्सा है, वो भी टेरिटरी वो दे देगा। मतलब अभी तक रूस उसे ले नहीं पाया है, 3.5 साल से लड़ाई कर रहा है, अभी तक ले नहीं पाया, परंतु आप दे दीजिएगा, जो क्योंकि वो मांग रहा है उसको। और पहले उसने, जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, तब उसने दिनेश यह कहा था, जो मेरी 2 वहां पर जो है प्रोविंसेस जहां पर की रशियन स्पीकिंग ज्यादा है, जैसे एक लुहांस्क है और एक डोनेट्स्क है, डोनबास के ये 2 रीजन्स हैं। दूसरी बात है, जो वो नेटो का मेंबर नहीं बने और वहां पर उसको सिक्योरिटी गारंटी कोई भी नहीं दे, और ये एक्सपेक्टेशन है जो रूस उसके ऊपर युद्ध नहीं करेगा। ये एक्सपेक्टेशन कहां से आप मान सकते हैं? तो इसीलिए मैं समझता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। उसमें मैंने भी ये बात पढ़ी कि बाकी चीजें तो तय हैं अपनी जगह पर, और उसमें एक पॉइंट ये कहता है कि उम्मीद की जाती है कि रशिया उस पर उसके बाद हमला नहीं करेगा, उम्मीद की जाती है। और कैसे आप उसकी उम्मीद पर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? तो देखिए, मैं तो ये समझता हूं, जो पहला, अगर आप मुझे इजाजत दे, बस एक कमेंट करूंगा। जो आपने पहला जनरल मेस्टन और प्रोफेसर राजन से बात की, मैं उनसे दोनों से सहमत हूं। देखिए, जो उन्होंने निर्णय किया है, यूरोप ने निर्णय किया है, ज्यादातर आप इनको छोड़ दीजिएगा, स्लोवाकिया को और हंगरी को छोड़ दीजिएगा, उनका बेसिकली वहां पर उनके सहमति है जो हमको यूक्रेन को सहायता करनी चाहिए, परंतु उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। एक तो जो उनका बजट है, वो अभी उसका असर होने में कुछ समय लगेगा। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। तो मतलब चाहे वो अगर इतना इन्वेस्ट भी करें,
परंतु उनके पास वो भरपूर पूरी नहीं कर पाएंगे, जो अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे और खींच दूसरी लेता बात है, यह भी कही जाती तो है सर कि इंटेलिजेंस यूरोप को बहुत सालों से, बहुत दिनों से बगैर वॉर के बहुत सारी समृद्धि में जीने के लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए जो लग्जरी होती है उनके लिए वो एसेंशियलिटी है, उनके लिए वो नेसेसिटी है। तो इस तरह के लोग किसी युद्ध में खड़े हुए मुल्क के साथ खड़े होकर बहुत ज्यादा मुसीबतें मोल लेने वाले देश नहीं बन पाते, यह भी बात कही जाती है। और आगे मैं जरा यह भी बता दूं अपने दर्शकों को, रूस के सुखोई 34 का विध्वंसक एक्शन पेक्रोवस्क में फैब 250 बॉम्ब, ये मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई थी, जरा एक बार फिर से इसलिए दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सामने ज़ेलेंस्की बैठे हुए हैं अपने कमरे में, उनके सामने पीस प्लान पड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पर यूक्रेन पे ऊपर रशिया ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरीके से मेटाफोरिकली ही समझ लीजिए कि गन पॉइंट पर ट्रंप ने ले रखा है कि अब जल्दी से साइन करो। यूरोप में बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं देता, हालांकि उम्मीद की कुछ रोशनी जरूर यूरोप के तमाम नेता ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बातें, उनकी ये थोड़ी सी उम्मीद लेकर आता है। लेकिन इस पूरे माहौल में क्या तय करेंगे, क्या सोचेंगे ज़ेलेंस्की के लिए यह भी है कि फौरन अगर साइन कर देते हैं तो उनकी वो मुसीबत जो कुछ महीनों बाद आएगी वो फौरन आ जाएगी। अगर साइन नहीं करते हैं तो आखिरकार तो रशिया के पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि अगर इधर अमेरिका पीछे हाथ खींच लेगा तो अमेरिका और बुरी मार मारेगा। तो ये जो सिचुएशन है, कैश 22 जो हो गया है अब ज़ेलेंस्की के साथ, इससे बाहर कैसे आएंगे। स्विट्जरलैंड में होगी पीस प्लान पर चर्चा, अगली खबर देखिए। स्विट्जरलैंड में पीस प्लान पर चर्चा होगी, अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच में चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी डेलीगेशन का मैंडेट स्वीकार किया, यूक्रेन पीस प्लान पर बातचीत होगी। इसके बाद अब अगली खबर इसी से जुड़ी, ये भी देखिए, रूस के लक्ष्य जमीन पर पहले से ही पूरे हो रहे हैं। यूक्रेन में सही दिशा में जा रहा है रूस का स्पेशल ऑपरेशन। रशिया यूक्रेन शांति वार्ता से पहले पुतिन का बड़ा दावा, ट्रंप की योजना पर रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। क्रेमलिन इसके लिए पूरी तरह, और ये बार बार ये बात कही जा रही है रशिया की तरफ से प्रोफेसर राजन, ये अच्छा होगा, यूक्रेन के हित में होगा अगर ये यूक्रेन ये बात मान लेता है। देखिए, क्रेमलिन का एक आदमी व्हाइट हाउस में है जिनका नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं व्हाइट हाउस से, वो बिल्कुल रूस की बातें कर रहे हैं। रूस इतना कभी नहीं सोच सकता था कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ढंग से बात करेगा कि डोनबास। तो ये जो अब हम देख रहे हैं प्रोफेसर राजन, वो असल में एक प्रीलूड था क्या? पहले पहले की जो मुलाकातें हुई, बातें हुई, या जिस तरीके से कई बार पुतिन को भी धमकाने वाले अंदाज में बोल रहे थे ट्रंप, वो इसलिए कि एकदम से शक ना हो इसलिए कर रहे थे क्या वो? देखिए, वो ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाला सिस्टम होता है। नेगोशिएशन में भी आपने देखा यूक्रेन में 2 आदमी को भेजा हुआ है, एक आदमी बातचीत करता है, दूसरा आदमी धमकाने की कोशिश करता है। तो ट्रंप की पॉलिसी यही रही है सारे देशों के साथ, धमकी देते हैं, फिर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, फिर धमकी, फिर कंप्रोमाइज। भारत के साथ भी आपने देखा, या फिर ये पुतिन का तरीका है, पुतिन जिस तरीके के अपनी बातों को लेकर फर्म थे, क्या ट्रंप को एक बियॉन्ड अ पॉइंट ये समझ में आ गया कि अब इनको कुछ समझाने का मतलब नहीं है, ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाने से ही काम चलेगा? पुतिन के आगे क्यों झुके ट्रंप? बहुत जल्दी से ये भी देखिए जरा, पुतिन के आगे ट्रंप क्यों झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं? ट्रंप असल में यूक्रेन फंडिंग को रोकना चाहते हैं और इससे रूस को भी जाहिर है फायदा होगा। नेटो पर ट्रंप का दबाव है, यूरोप पैसा नहीं देता, इसलिए रूस से टकराव और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। असल में तो इनके ही चढ़ाए हुए आगे ज़ेलेंस्की बढ़े थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब तुम सूली पे चढ़ चुके हो, अब एक काम करो, अब मैं पीछे से हटता हूं। ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर्स की तारीफ करते हैं, पुतिन भी उसी लिस्ट में आते हैं जो झुकना नहीं जानते। ट्रंप चीन को असली खतरा मानते हैं, इसलिए रूस पर अब वो कदरन सॉफ्ट लाइन लेते हुए देखे जा रहे हैं। यूक्रेन पर अमेरिकी खर्च को वो बर्बादी बताते हैं और इसे रोकना चाहते हैं। 2016 में रूस ने हिलेरी के खिलाफ कैंपेन चलाया था और इसका फायदा ट्रंप को हुआ था। और यह भी बताते हैं कि एक रिपोर्ट 2019 की मुलर रिपोर्ट, उसमें अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप का दावा भी है और यह भी कहा जाता है कि पहले टर्म में तो असल में, और इसीलिए प्रोफेसर राजन ये कह रहे थे कि क्रेमलिन का एक आदमी वहां पर है व्हाइट हाउस में और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए जनरल मिस्टन? और बिल्कुल मैं ये प्रोफेसर राजन की बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, आज की तारीख में ये हालात हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के जो शी जिनपिंग हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और हंगरी का प्रेसिडेंट, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। ट्रंप के सामने जो झुक जाता है उसको वो टारगेट तो ये एक बार झुके तो फिर ट्रंप के सामने झुकना ही पड़ेगा। सर वक्त कम है इसलिए आपको बीच में माफ कीजिए रोक कर यह खबर बता देना चाहता हूं, यूरोप के खिलाफ
ट्रंप के साथ हैं इटली की पीएम मेलोनी। रूस की फ्री संपत्ति पर मेलोनी ने ईयू को चेताया, रूस की फ्री संपत्ति का उपयोग ना करें। मेलोनी ने कहा रूस पर दबाव जरूरी लेकिन गैर कानूनी जब्ती नहीं। यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन से पहले मेलोनी का यह बयान। अब देखिए, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे कि मेलोनी, अब देखिए इसी में यह पता चल जाता है कि यूरोप को आप एक ब्लॉक नहीं मान सकते। बहुत जल्दी से अगर आपको यह भी दिखा सकूं, जरा देखिए, यूक्रेन सहायक देशों का गठबंधन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कोएलिशन ऑफ द विलिंग। वैसे तो साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया, मेलोनी अभी जो कह रही हैं वो सुर तो नहीं है जो बाकी नेताओं के हैं। 2 मार्च 2025 को लंदन समिट में यह गठबंधन बना था और असल में यूक्रेन की आवाज को यूरोप के जरिए बुलंद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या आज भी यह प्रासंगिक है? 30 सेकंड का एक कमेंट आपसे, अशोक सज्जनहार सर। जी देखिए, वहां पर हम जो बात कर रहे हैं 28 पॉइंट्स हैं। अगर उसमें एक पॉइंट पर जॉर्जिया मेलोनी अपना कोई वो ऐसा विचार रखती हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। जो मेन पॉइंट्स है, अगर उस पर सारे यूरोप के जो लीडर्स हैं वो अगर अग्रीमेंट है तो वो अपना काम कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आपने ये बताया, जो राष्ट्रपति ट्रंप क्यों यूक्रेन से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि पैसा नहीं देना चाहते। परंतु पैसा तो वो दे नहीं रहे हैं, वो तो उन्होंने अभी तो केवल सप्लाई कर रहे हैं वेपनरी को। उनको नहीं, उनको लग रहा है सर बट्टा खाते में जाएगा सब। वो जो मदद कर रहे हैं, वो जो उन्होंने दिया है, वो तो अभी पता नहीं रेयर अर्थ मेटल मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से वो भरपाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।